जिन सभी प्यारे साथियों को कैसे हैं आप सब। मैं राहुल यादव आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल टारगेट क्लासेस यूपी पर। आप सभी को पता है हम लोग एक जिला दर्शन सीरीज पढ़ रहे थे यूपी स्पेशल में, और आज उसके आगे का सेशन लेकर हम लोग आ चुके हैं। ठीक है, और आज जो है उत्तर प्रदेश के 4 महत्वपूर्ण जिलों के विषय में हम लोग पढ़ेंगे, जिनमें से 4 ये जिले हैं आपके। सबसे पहला आपका जिला जो होगा सीतापुर, दूसरा फिर आपका हरदोई हो जाएगा, और तीसरा आपका फर्रुखाबाद हो जाएगा, और चौथा जो सबसे जरूरी है, सबसे ज्यादा क्वेश्चन जहां से पूछे जाते हैं, कन्नौज। तो इन 4 जिलों के विषय में आज हम लोग पढ़ेंगे, और इन जिलों से जितने भी प्रकार के क्वेश्चन बन सकते हैं सारे क्वेश्चन कवर करने का काम करेंगे। तो आइए बने रहिए हमारे साथ, और हम लोग शुरुआत करते हैं। और शुरुआत करते हैं हम लोग आज सीतापुर से। ठीक है, शुरुआत करते हैं सीतापुर से, और सीतापुर जो है हमारा तीर्थ स्थल भी रहा है। ठीक है, और हमारे कई जो है ऋषियों के जो है तपोभूमि भी रही है। तो आज हम लोग शुरुआत करते हैं एक धार्मिक स्थल से, सीतापुर से। ठीक है, तो आप सब बने रहिए और पढ़ेंगे पढ़ेंगे हम लोग सीतापुर के विषय में। आइए देखते हैं सबसे पहले सीतापुर के विषय में बेसिक चीजें। ठीक है, सीतापुर की जितनी भी बेसिक चीजें हैं पहले उनको जानते हैं, और फिर धीरे धीरे आगे हम लोग बढ़ने का काम करेंगे। तो आइए देखिए, सबसे पहले आपको याद रखना है कि जो सीतापुर था यह एक पौराणिक जो है नगरी है। ठीक है, पौराणिक नगरी है, यानी ये प्राचीन काल से है, और यहाँ एक तीर्थ स्थल है, और ये ऋषियों की तपोभूमि है। ठीक है, भारत में आपसे पूछा जाए कि ऋषियों की तपोभूमि किसे कहते हैं, तो वो सीतापुर है। ठीक है, ये हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि हुए हैं उनकी जो है महत्वपूर्ण तपोभूमि रही है। फिर आगे याद रखेंगे, राक्षसों का वध करने के लिए ऋषियों ने अपनी अस्थियों का यही अस्थियां ठीक है अस्थियों का योगदान यहीं पर दिया था। ये याद रखना है। यानी कि जो हमारे यहाँ राक्षसों का उत्पन्न हुआ है, जैसे कि आपने पढ़ा होगा कि दधिच की हड्डियों से बना हुआ धनुष था, और जो भगवान राम ने सीता स्वयंवर में उसे तोड़ दिया था, वो दधिच की हड्डियों से बना हुआ था। तो हमारे यहाँ के जो ऋषि मुनि थे उन्होंने अपनी अस्थियों का दान दिया है, यहीं पर तपस्या किया है। और वो जो ऋषियों की जो तपस्या के दौरान जब ऋषि क्या हुए हैं, जो है एक्सपायर हो गए, और उनकी जो हड्डियां थी अपनी हड्डियों का यानी कि दान दे दिया। ठीक है, और उन हड्डियों से एक धनुष बनाया गया, और उसी धनुष से जो है राक्षसों का नरसंहार किया गया, यानी उनसे लड़ाई लड़ने का काम किया गया। तो याद रखेंगे, ये इसीलिए कहा जाता है ऋषियों की तपोभूमि। ठीक है, आइए आगे इसके विषय में जानते हैं। उत्तर प्रदेश सरकार की घोषणा के अनुसार इस जिले में सबसे बड़ा आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक केंद्र खोला जाएगा। ठीक है, ये चीज आप लोग याद रखेंगे। जो उत्तर प्रदेश की सरकार है उसके द्वारा यहाँ पर उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा, ठीक है, आध्यात्मिक एवं सांस्कृतिक, आध्यात्मिक समझ रहे हो, ध्यान केंद्र होगा यहाँ पर, और सांस्कृतिक होगा, सांस्कृतिक मतलब पुरानी परंपराओं के अनुसार होगा। तो उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा जो है आध्यात्मिक और ध्यान केंद्र जो खोला जाएगा, ये सांस्कृतिक, ये यहाँ पर खोला जाएगा सीतापुर में। ठीक है, आगे दिया गया है 84,000 ऋषियों की तपस्थली। ठीक है, आपसे पूछा जाएगा कि 84,000 ऋषियों की तपस्थली, या पूछ लेता है 84,000 ऋषियों की तपोभूमि किसे कहा जाता है, तो वह आपका सीतापुर है। इसे आप लोग एकदम क्लियर याद रखेंगे। ठीक है, आगे दिया गया है, यहाँ का प्रसिद्ध तीर्थ स्थल जो है, एक स्थान है यहाँ पर नौमी शरण है, यहीं पर ऋषियों ने तपस्या की थी, इसे जरूर याद रखेंगे। ठीक है, यह जिला अनुसूचित जाति के ठीक है, यह जिला अनुसूचित जाति की सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला है। आपसे पूछा जाएगा उत्तर प्रदेश के किस जिले में अनुसूचित जाति की जो संख्या है सर्वाधिक है, तो वो सीतापुर जिले में है। ठीक है, और इस सीतापुर जिले में सबसे ज्यादा अगर कोई जाति रहती है, वो कौन सी जाति है, अनुसूचित जाति के लोग यहाँ पर सबसे ज्यादा निवास करते हैं, सबसे ज्यादा भारी मात्रा में यहाँ पर रहते हैं। ये चीजें आप याद रखेंगे। आगे दिया गया मुगल बादशाह अकबर। ठीक है, जो मुगल बादशाह थे अकबर, आप सभी को पता है, हुमायूं के पुत्र थे। ठीक है, तो मुगल बादशाह अकबर के नौरत्न, ठीक है, मुगल बादशाह अकबर के नौरत्न में एक जो टोडरमल हुआ करते थे। ठीक है, टोडरमल का संबंध सीतापुर से है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण है। आपसे पूछेगा कि जो मुगल बादशाह के दरबार में जो नौरत्न रहते थे, उन नौरत्नों में एक है टोडरमल, और टोडरमल का जो संबंध है किस जिले से है, वो टोडरमल का संबंध जो है सीतापुर जिले से है। टोडरमल जो थे, यह वित्तीय मामले के विशेष जानकार हुआ करते थे, इसे याद रखेंगे, वित्तीय मामले के विशेष जानकार थे। ठीक, अगर ये अकबर के दरबार में रहते थे तो इनका कार्य क्या था, और फिर नवरत्न में थे यानी अकबर के काफी करीबी माने जाते हैं, तो इनका कार्य क्या था, तो वित्तीय मामले के जो है काफी जानकार थे, यानी वित्त विभाग की जो जिम्मेदारी थी ये टोडरमल को दी गई थी। इसी के द्वारा, हाँ ये बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु, इसे याद रखेंगे, इसी के द्वारा दशमलव पद्धति की शुरुआत की गई थी टोडरमल के द्वारा। आपसे पूछेगा
कि मुगल बादशाह यानी अकबर के दरबार में कौन सा नवरत्न था जिसके द्वारा दशमलव पद्धति की शुरुआत की गई, तो वो टोडरमल हुआ करते थे। मेरे भाई इसे याद रखना, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। फजल ए हक, फजल ए हक खैराबादी जो कि एक प्रसिद्ध कृषि एवं दार्शनिक संबंधित से संबंधित रखते थे, और इनका भी जो संबंध है ये सीतापुर जिले से है। तो याद रखेंगे फजल ए हक खैराबादी, इनका भी जो संबंध है वो सीतापुर जिले से है, ठीक है। तो जो सीतापुर से जानकारियां थी मैंने वो आपको बताई। अब आइए अगला जिला हम लोग देखते हैं, ठीक है। अगला जिला हम लोग देखते हैं हरदोई। हरदोई के विषय में आप लोगों ने पढ़ा होगा, बहुत सारे टीचरों से पढ़ा होगा, कई बुकें आप लोगों ने पढ़ा होगा, लेकिन आइए आज जानते हैं हम एक हरदोई के विषय में एक नई विशेष जानकारी, और जो आपके एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही महत्वपूर्ण रहने वाली है, ठीक है। तो सबसे पहले आपको याद होना चाहिए, सबसे पहले आपको याद होना चाहिए कि इसका जो है पुराना नाम क्या था हरदोई का, जिसे याद रखा हरिद्रव्य नगर, ठीक है। हरदोई को जो पुराना नाम है वो हरिद्रव्य नगर के नाम से जाना जाता था। ये हरिद्रव्य नगर इसका नाम क्यों पड़ा, आइए इसके विषय में भी आगे जानते हैं। हरदोई जो है, जो हरदोई है, हर का अर्थ पहले देखेंगे। जो हरि का अर्थ होता है, हरि का अर्थ होता है विष्णु, ठीक है। हरि का अर्थ होता है विष्णु, और जो दोई रखा गया है यानी हर द्रोही, और द्रोही का अर्थ होता है विरोधी, ठीक है। हरिद्रोही, ठीक है। इसी हरिद्रोही से नाम रखा गया है हरदोई, ठीक है। तो ये हरद्रोही क्यों पड़ा, तो आइए जानते हैं हरदोही नाम इसे क्यों पड़ा, और हरद्रोही से हरदोई रख दिया गया, अर्थात विष्णु का विरोध, ठीक है। विष्णु का विरोध, हरदोई, जो हरदोई जिला इसका अर्थ क्या होता है, हरद्रोही यानी विष्णु जी का विरोध, ठीक है। तो विरोध कैसे हुआ, यहाँ पर एक व्यक्ति हुआ जिसका नाम हुआ करता था हिरण्यकश्यप। इसकी कहानी आप लोगों ने बहुत सारी सुनी होगी। हिरण्यकश्यप नामक एक दैत्य का संबंध इसी जिले से, ठीक है। आप लोगों ने हिरण्यकश्यप की जो कहानियां सुनी होंगी, सीरियल भी नाटक आता था, उसमें आप लोगों ने सुना होगा। एक हिरण्यकश्यप था, और वो हिरण्यकश्यप एक दैत्य के रूप में उसने जन्म, यानी मनुष्य के रूप में जन्म लिया, लेकिन उसके अंदर जो स्वभाव था उसका राक्षसी स्वभाव था, दैत्य स्वभाव था, और माना जाता है कि वो भगवान का विरोध करता था। और ऐसा माना जाता है कि उसका जो साम्राज्य था, उसके साम्राज्य में वो कहता था कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही सब कुछ हूँ, आप हमारी ही पूजा करो, बाकी हमारे आगे कोई नहीं है। तो जो लोग उनके दरबार, उनके साम्राज्य में रहते थे, तो उन्होंने भगवान का नाम लेना बंद कर दिया, और जो भी पूजा करो, जो भी करिए, वो हिरण्यकश्यप पे ही करिए, उसका कहने का मतलब ये था। लेकिन हिरण्यकश्यप का एक पुत्र होता है, हिरण्यकश्यप का एक पुत्र होता है, बहुत ही साहसी बालक हुआ करता था, जिसका नाम प्रहलाद हुआ करता था, ठीक है। प्रहलाद जो है भगवान का नाम लेना नहीं बंद करता है, भगवान की पूजा नहीं बंद करता है। तो हिरण्यकश्यप को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है, ठीक है। हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता है प्रहलाद के ऊपर, ठीक है। और वो प्रहलाद को कई बार मना करता है, लेकिन प्रहलाद उसकी बातों में नहीं आता है, वो भगवान में हमेशा लीन रहता था। तो एक बार की बात है, और एक बार की बात है कि इसे जो है बताया जाता है प्रहलाद को काफी ज्यादा इसने कष्ट दिया। एक बार वही प्रहलाद हैं, और प्रहलाद का आगे देखिए, ये वही प्रहलाद हैं, प्रहलाद की जो बुआ थी यानी हिरण्यकश्यप की बहन, जिनका नाम होलिका हुआ करता था, ठीक है। और होलिका को बताया जाता है कि भगवान शंकर के एक ऐसा वरदान था कि वो आग में कभी जलती नहीं थी। अगर वो आग में प्रवेश करती थी तो होलिका आग में नहीं जल सकती थी, ऐसा भगवान शंकर का उन्हें वरदान प्राप्त था। तो जो उनकी बुआ होती हैं प्रहलाद की, वो हिरण्यकश्यप के कहने पर प्रहलाद को गोदी में लेकर एक अग्निकुंड यानी आग की बहुत बड़ी आग लगाई जाती है अग्निकुंड में, और उसी अग्निकुंड में जो है प्रहलाद को गोदी में लेकर कूद जाती है। लेकिन भगवान का कुछ ऐसा प्रकोप रहा कि वो वरदान वहां काम नहीं आया, और होलिका जल गई, और प्रहलाद सकुशल बच गए। और उसी दिन से हमारे भारत देश में एक त्योहार मनाया जाता है, होली का त्योहार, ठीक है, या होलिका दहन के नाम से इसे जाना जाता है। तो यहाँ पर प्रहलाद को मारने का काम करने जा रहे थे, लेकिन खुद होलिका जल गई थी, और प्रहलाद जो है इनका कोई बाल बाका नहीं कर सका, प्रहलाद सकुशल बच गए। फिर लगातार ये काम जारी रहा, और फिर एक समय आता है हिरण्यकश्यप को लगा कि प्रहलाद ये बिल्कुल बात मेरी नहीं मान रहा है। तो एक बार बताया जाता है कि एक खंभे में बांधकर उस प्रहलाद को पिटाई कर रहा था, ठीक है, और कह रहा था बुलाओ तुम्हारे भगवान कहाँ हैं, बुलाइए तुम्हारे भगवान कहाँ हैं। और ऐसा बताया जाता है कि जो हिरण्यकश्यप था, इसको ऐसा कुछ वरदान था कि आप ना दिन में मर सकते हो, ना आप रात में मर सकते हो, ना आप जमीन में मर सकते हो, ना आप आकाश में, ना पाताल में, यानी कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहां पे आप मर सको। ना आकाश में, ना पाताल में, ना दिन में, ना रात में, ना घर में, ना बाहर। तो फिर मरेगा कैसे। लेकिन जब वो प्रहलाद को इतना प्रताड़ित करता है, इतना परेशान करता है, मारता है, उसी समय जब खंभे में बांध कर मार रहा था, तो उसी खंभे से जो है एक देवता का जो उत्पत्ति होती है, और उनका नाम होता है नरसिंह देव।
और माना जाता जो नरसिंह देव होते हैं ये भगवान विष्णु थे, ये नरसिंह देव का अवतार लेकर आए। हाँ, और ऐसा भी वरदान था हिरण्यकश्यप को, ना आप अस्त्र से मरोगे ना आप शस्त्र से मरोगे। तो जब हिरण्यकश्यप आते हैं तो शाम का वो जब नरसिंह देव आते हैं, और नरसिंह देव जब आते हैं तो वो शाम का समय होता है, तो ना उस समय दिन होता है ना उस समय रात होती है, तो ये वाला भी काम हो गया। फिर था कि आप ना आकाश में मरोगे ना पाताल में मरोगे, ठीक है, ऐसा भी था। और ना आप घर में मरोगे ना बाहर मरोगे, तो जातो जो घर की दहलीज यानी डेहरी होती है उसी डेहरी के ऊपर बैठते हैं। और ये भी वरदान था ना आप अस्त्र से मरोगे ना शस्त्र से मरोगे। तो जो नरसिंह देव आए थे, ठीक है, उनके नाखून बहुत बड़े हुआ करते थे, और वो फिर लेकर जाते हैं, शाम का समय होता है, डेहरी के ऊपर उनको पकड़ते हैं, और पकड़ने के बाद जो घर का मेन दरवाजा होता है, ठीक है, उसी के ऊपर वो अपने नाखूनों से उनका पेट फाड़ने का काम करते हैं। तो ना यहाँ पर उनको मारने में अस्त्रों का काम किया गया ना शस्त्रों का काम किया गया, ठीक है। तो ये वही हिरण्यकश्यप है। तो ये यानी भगवान का विरोध करते थे, इसीलिए तो इसका कहा गया हरिद्रोही, भगवान विष्णु का विरोध करने वाला, और इसी के नाम पर जिले का नाम हरदोई पड़ा था। ये चीजें याद रखना। यहाँ पर दिया गया हिरण्यकश्यप नामक दैत्य का संबंध यहीं से था। आइए आगे देखते हैं, जिसने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया था। हमने आपको भी वही बात बताई है, ठीक है, वही यहाँ पर दिया गया है। इसने अपने आप को ईश्वर घोषित कर दिया कि मैं ही भगवान हूँ, मैं ही देवता हूँ, मेरे आगे कोई दूसरा नहीं है, मेरी ही पूजा होनी चाहिए, इस धरती पे किसी और की पूजा नहीं होनी चाहिए। आप सभी को पता है जब जब इस धरती पे पाप बढ़ा है तब तब भगवान ने अपना अवतार लेकर इस धरती पे जन्म लिया है, और पापों से जनता को और लोगों को जो है निवारण भी करवाया है। आइए आगे देखते हैं, इसने अपने पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित किया, ठीक है, ये चीजें वहीं पर दी गई हैं। अपने पुत्र प्रहलाद को प्रताड़ित किया, और प्रताड़ित करने का मात्र एक काम हुआ करता था कि भगवान की पूजा बंद करो, ठीक है। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया नरसिंह का अवतार लेकर, ये चीजें आप लोग याद रखेंगे। भगवान विष्णु ने हिरण्यकश्यप का वध किया, और कौन सा अवतार लिया था? नरसिंह देव का अवतार लेकर, ठीक है। आगे आइए जानते हैं, वर्तमान में इस क्षेत्र में कपड़ा उत्पादन के लिए इकाइयां लगाई गई हैं, ठीक है, ये याद रखेंगे। जो हरदोई जिला है, वर्तमान में यहाँ पे कपड़ा उत्पादन के लिए इकाइयां लगवाई गई हैं, यानी यहाँ पे कपड़े का ठीक ठाक उत्पादन भी किया जाता है, ठीक है। तो ये रहा आपका हरदोई जिला। उम्मीद है आपको हरदोई जिला पसंद आया होगा, ठीक है। आइए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगले जिले की ओर। यहाँ पर अगला जिला दिया गया फर्रुखाबाद, ठीक है। तो फर्रुखाबाद से बहुत ज्यादा क्वेश्चन नहीं बनते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो आप लोग देख लीजिए। जो फर्रुखाबाद है, सबसे पहले इसे याद रखेंगे, यह महाजनपद काल के समय पंचाल महाजनपद का हिस्सा हुआ करता था। पंचाल आप सभी को पता है, जहाँ की महारानी द्रौपदी जी थी, उनके पिताजी जो थे द्रुपद, ठीक है। आगे आइए देखते हैं, महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा हिंदी के लिए बहुत ही जो है बहुत ही ज्यादा फेमस है, बहुत सारी रचनाएं हैं इनकी, बहुत सारी कृतियां हैं इनकी। तो याद रखेंगे, महादेवी का जो जन्म स्थान है वह भी फर्रुखाबाद में ही है। तो ये जरूर आपसे पूछा जाएगा कि महादेवी का जो जन्म स्थान है वो कहाँ हुआ था, तो उसे नहीं भूलना है मेरे भाई, वो फर्रुखाबाद है, ठीक है। इनकी कुछ कृतियां महादेवी की, एक आप याद रखेंगे, इनकी एक कृति है निहार, ठीक है, रश्मि, मिर्जा, यामा। आप सभी लोग बताएंगे कमेंट करके कि जो महादेवी वर्मा के जो रचना है यामा, इसके लिए इन्हें कौन सा पुरस्कार दिया गया था, ठीक है। एक है स्मृति की रेखाएं और दीप शिखा, ये कुछ रचनाएं हैं महादेवी वर्मा की, इनको एक बार देख लीजिएगा, क्योंकि इनकी रचनाएं भी बहुत ज्यादा फेमस है। हालांकि ये हिंदी का विषय है तो आप हिंदी में भी पढ़ सकते हो, लेकिन ये कुछ रचनाएं हैं आ चुकी हैं, तो इनको आप एक बार देख लेंगे, ये पूछी जाती हैं। आगे जो आपका सबसे मेन जिला है आज का, जिसके विषय में हमें डीप में पढ़ना है और यहाँ से क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं, वो आपका कन्नौज जिला है, ठीक है। तो आइए कन्नौज जिले से आज हम लोग पढ़ते हैं, और कन्नौज जिले को एक एक छान मारते हैं आज, जहां से जितने क्वेश्चन बन सकते हैं। सबसे पहले आप लोग कन्नौज जिले के जो है उपनाम याद रखेंगे। कौन कौन से कन्नौज को उपनामों से जाना जाता है मेरे भाई? इसे सबसे पहले याद रखेंगे, इसे इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। इत्र नगरी के नाम से किससे जाना जाता है, इसे क्यों इत्र नगरी कहा गया है? आपको पता होना चाहिए, जो मुमताज जी थी, ठीक है, उनकी जो माता थी असमत बेगम, असमत बेगम ने जो इत्र की खोज की थी वो इसी इलाके में की थी, कन्नौज के इलाके में की थी, इसीलिए इसे इत्र नगरी कहा जाता है, ठीक है। और यहाँ की इत्र, यहाँ कन्नौज के इत्र पूरे भारत भर में आज भी फेमस है, ठीक है। इसमें कुछ क्वालिटी है और क्वालिटी में दम है। कभी जाइएगा कन्नौज तो जरूर इत्र वहां से लेकर आइएगा, तो इत्र नगरी कहते हैं। और जब इत्र होगी तो भाई खुशबू निकलेगी कि नहीं निकलेगी? जब इत्र होगी तो खुशबू जरूर निकलेगी, तो इसे खुशबुओं का शहर भी कहते हैं, ठीक है। तो याद रखेंगे, इसे खुशबुओं का शहर भी कहते हैं। हाँ, जब पूरे शहर में खुशबू ही खुशबू होगी तो स्वर्ग होगा कि नहीं होगा? स्वर्ग जैसी महक आएगी कि नहीं आएगी?
इसे स्वर्ग नगरी भी कहते हैं और कन्यकुब्ज के भी नाम से जानते हैं। और कन्यकुब्ज जो है, कन्यकुब्ज ये कन्नौज का पुराना नाम हुआ करता था, तो इसे भी याद रखना है। और इसे नगर महोदय श्री भी कहते हैं। आपको मैं बताऊंगा कि नगर महोदय श्री उल्लेख कहाँ पर मिलता है, इसके विषय में बताऊंगा। फिलहाल अभी ये चीजें याद रखना, कन्नौज का उपनाम है इत्र नगरी, खुशबुओं का नगर, स्वर्ग नगरी, कन्यकुब्ज और नगर महोदय श्री। ठीक है। हाँ, हाल ही में यूपी का जो ये ऑफिस खोला गया है यहीं पर, ठीक है, यहाँ पर लागू किया जाएगा। हाँ, ये चीजें। और आगे आइए देखते हैं कन्नौज से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। ठीक है, इसमें सबसे पहले आप देखेंगे पूर्व का ग्रास। हाँ, ये कई बार पूछा गया है कि पूर्व का ग्रास के नाम से उत्तर प्रदेश के किस जिले को जाना जाता है, तो वह उत्तर प्रदेश का कन्नौज जिला है, जहां पे इसे पूर्व का ग्रास कहा जाता है। ठीक है। और कन्नौज सर्वप्रथम उल्लेख रामायण ग्रंथ में किया गया है। आपसे पूछा जाए कन्नौज शब्द का जो है उल्लेख सबसे पहले कहां पर मिलता है, तो रामायण में मिलता है। ठीक है। और इसकी जो रचना महर्षि वाल्मीकि ने की थी। ये जरूर याद रखना कि रामायण की रचना किसने की थी, राम जो है वाल्मीकि ने की थी। ठीक है। और आपसे जब पूछे कि रामचरितमानस की रचना किसने की थी, तब आपके तुलसीदास हो जाएंगे। और आप लोग ये गलत करते हैं, जब रामायण पूछता है तो आप बिना देखे राम जो है सीधा तुलसीदास को मार देते हैं। लेकिन जब रामायण की बात करेगा तो वाल्मीकि साहब हैं, और जब रामचरितमानस की बात करेगा तब आपके तुलसीदास जी हो जाएंगे। ठीक है। और इसके कुछ अन्य उल्लेख मिलते हैं कन्नौज जिले के। ठीक है। अगर अब ये आप लोगों को ये पता होना चाहिए, अगर रामायण जो कन्नौज जिले का उल्लेख अगर रामायण में मिला है, ठीक है, जो वाल्मीकि के द्वारा लिखी गई है, महर्षि वाल्मीकि के द्वारा, तो ये कोई नया शहर नहीं है। इसका मतलब इसका जो संबंध है वो पुरातन यानी पुरानी परंपराओं से जुड़ा भी रहा है और काफी पुराना भी है। ये चीज आप समझ सकते हैं। यहाँ से आगे आइए देखते हैं, एक पुस्तक है टालमी का ग्रंथ है जिसका नाम है नेचुरल जियोग्राफी। ठीक है। टालमी के द्वारा लिखा गया ग्रंथ है जिसका नाम है नेचुरल जियोग्राफी। यहाँ से भी कन्नौज का, इनके नेचुरल जियोग्राफी में भी कन्नौज का जो है उल्लेख मिलता है, कन्नौज का विवरण मिलता है। ठीक है। और एक है पतंजलि। ठीक है। पतंजलि के ग्रंथ महाभाष्य में, आपको पता होना चाहिए, जो एक पतंजलि एक ऋषि हुए हैं, उनके जो है ग्रंथ है महाभाष्य। इस महाभाष्य से भी कन्नौज का उल्लेख मिलता है। आप सभी लोग कमेंट करके बताएंगे जो पतंजलि थे, ठीक है, जो पतंजलि थे, इन्होंने किसका आविष्कार किया था। इसका आंसर आप सभी लोग कमेंट में जरूर बताएं कि पतंजलि ने किसका आविष्कार किया था। हाँ, एक चीज और है, एक बार जो है पतंजलि थे, ये पतंजलि ने अश्वमेध यज्ञ करवाया था। तो आप बताएंगे कि किस राजा जो है पतंजलि के नेतृत्व में अश्वमेध यज्ञ कब हुआ था और किस राजा ने करवाया था, इसका भी कमेंट आप बताएंगे। ये एक बार पीसीएस में पूछा गया था, इसका भी आंसर आप सभी लोग देंगे। महाभारत। ठीक है। महाभारत, जहां पे आपको पता है कौरव और पांडवों की घमासान लड़ाई हुई है और विश्व का सबसे बड़ा युद्ध माना जाता है महाभारत। इससे बड़ा युद्ध दुनिया में कहीं पर नहीं हुआ। तो जो महाभारत है, यह महाभारत में भी वेद व्यास के द्वारा लिखा गया है। याद रखना, जो ये महाभारत है किसके द्वारा लिखा गया था, ये वेद व्यास के द्वारा लिखा गया था, इसे याद रखेंगे। और ये वेद व्यास के द्वारा लिखे गए महाभारत में भी कन्नौज का उल्लेख मिलता है। आगे आपके जो पुराण हैं, पुराणों में भी, ठीक है, आप सभी लोग बताएंगे पुराणों की संख्या कितनी है, और पुराणों में भी कन्नौज का उल्लेख मिलता है। हाँ, फाहियान के विवरण में, इसमें देखेंगे फाहियान के विवरण में, इसमें भी जो है, इसमें जो है कन्नौज का उल्लेख मिलता है। और फिर एक राइटर आए हुए हैं, एक चीनी यात्री आए हुए हैं, होयनसांग। ठीक है। तो होयनसांग के विवरण में भी जो है इसका उल्लेख मिलता है। और होयनसांग द्वारा एक लिखी गई पुस्तक है जिसका नाम सी यू की हुआ करता था। ठीक है। और फाहियान के द्वारा फो क्यू की, दोनों याद रखना, फाहियान के द्वारा फो क्यू की लिखी गई थी और होयनसांग के द्वारा सी यू की पुस्तक लिखी गई थी। इन दोनों पुस्तकों में कन्नौज का वर्णन मिलता है। ठीक है। हाँ, आगे आगे देखिएगा। हाँ, यहाँ पर दिया गया जो होयनसांग जो पुस्तक थी सीयूकी, इस पुस्तक में जो है इसे महोदय श्री नगर के नाम से, ठीक है, नगर महोदय श्री के नाम से इसका उल्लेख मिलता है। इसी से पता चलता है जो कि कन्नौज का नाम महोदय श्री भी रहा करता था कभी। आगे दिया गया बाण भट्ट की एक पुस्तक होती है हर्ष चरित्र। ठीक है। बाण भट्ट की एक पुस्तक होती है हर्ष चरित्र। इस हर्ष चरित्र में भी कन्नौज का उल्लेख मिलता है। तो कितनी सारी प्राचीन पुस्तकें हैं और इन सभी प्राचीन पुस्तकों में जो है कन्नौज का उल्लेख किया गया है। मैंने आपको बताया है कन्नौज कोई साधारण नहीं था। ठीक है। कन्नौज कोई साधारण नहीं था, चाहे वो गजनवी रहा हो। आप लोग बताएंगे गजनवी ने कन्नौज पर कब आक्रमण किया था, कब लूटा था जो है कन्नौज को, इसका आंसर देंगे। गौरी ने जो है कन्नौज को कब लूटा, तो इसका संबंध बताओ। गजनवी गौरी इन सब से रहा, इस सब लोगों ने यहाँ पर लूटपाट मचाई है, इसका मतलब ये प्रसिद्ध नगर भी रहा है।
और मैं आपको बता दूं, ये गंगा और यमुना के दोआब क्षेत्र का हिस्सा पड़ता है कन्नौज। तो आपको पता है जो गंगा और यमुना का दोआब क्षेत्र है वहां पे कृषि के लिए भी बहुत ज्यादा फेमस है, वहां पे कृषि भी बहुत अच्छी होती है। अगर कृषि अच्छी होती रही होगी तो यहाँ की जो इनकम थी, जो यहाँ के यानी कि अर्थव्यवस्था थी, वो भी काफी मजबूत रहा करती थी। तभी तो इतने लोगों ने यहाँ पर आक्रमण किया और इतने पुराने लेखकों ने इसका जो है चर्चा किया। कोई कमजोर की चर्चा कभी करता है क्या? कोई गरीब की चर्चा कभी करता है क्या? कन्नौज एक प्रसिद्ध नगर रहा है, तभी तो ये हर पुस्तक में इसकी चर्चा मिलती है। तो कन्नौज को याद रखेंगे। आगे मैं आपको कन्नौज का इतिहास के विषय में बताऊंगा कि कन्नौज का इतिहास कैसा रहा है, अभी मैं आगे इसके विषय में बात करूंगा, ठीक है। तो ब्राह्मणों की शाखा कन्नकुब्ज का जो मूल स्थान है वह कन्नौज को ही माना गया है, ठीक है, इसीलिए इसे कन्नकुब्ज भी कहते हैं। हाँ, आगे याद रखेंगे ये तीन महत्वपूर्ण वंश है, ये काफी चर्चा का विषय रहे हैं। एक रहा है पाल वंश, और दूसरा आपका रहा है प्रतिहार वंश, और एक रहा है राष्ट्रकूट वंश। इन तीनों ने, इसे याद रखेंगे, इन तीनों ने इस पर अधिकार करने के लिए 200 वर्षों तक संघर्ष किया, ठीक है, जिसे त्रिपक्षीय संघर्ष भी कहते हैं। तो ये तीन वंश हैं, कन्नौज पर अपना कब्जा करने के लिए इन्होंने 200 वर्षों तक संघर्ष किया, और तीनों एक दूसरे से भिड़ते रहे, टकराते रहे, ठीक है। और इसी को, इन्हीं तीनों वंशों के युद्ध को, जो पाल वंश, प्रतिहार और राष्ट्रकूट वंश, इन तीनों जो वंशों पर जो युद्ध हुए हैं कन्नौज को लेकर, इसे त्रिपक्षीय संघर्ष के नाम से जानते हैं। आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे, आप सभी लोग कमेंट में बताएंगे ये जो तीनों वंश थे, त्रिपक्षीय युद्ध जो हुआ है इन तीनों वंशों में, तो लास्ट में जो है त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ इसमें विजय किसकी हुई, इसका आंसर आप सभी लोग बताएंगे, ठीक है। अगर आपने हिस्ट्री पढ़ा होगा थोड़ा बहुत तो आपको ये चीजें पता होंगी, तो आप बताएंगे कि त्रिपक्षीय जो संघर्ष हुआ उसमें कौन विजयी हुआ है। आपका ऑप्शन मिलेगा पाल वंश, प्रतिहार वंश या राष्ट्रकूट वंश। इसका सही आंसर आप सभी लोग बताएंगे। हम लोग बढ़ते हैं आगे की ओर, ठीक है। यहाँ पर हर्षवर्धन ने अपनी बहन, ठीक है, यहाँ पे हर्षवर्धन ने अपनी बहन राजश्री से आज्ञा लेकर कन्नौज को राजधानी बनाया। मैंने आपको कई बार बताया, अभी पिछली शायद क्लास में भी बताए थे, और जब हम हर्षवर्धन को पढ़ाए थे तो उसमें भी शायद बताए होंगे। जो यहाँ पे एक नाम हुआ करता था हर्षवर्धन, ठीक है, इनके विषय में थोड़ा सा जान लो। हर्षवर्धन, इनका भी जो है उत्तर भारत के एक समय सबसे बड़े राजा हुआ करते थे हर्षवर्धन, और काफी योग्य थे, काफी जो है तेज तर्राक थे, तो इनके विषय में थोड़ा सा जानिए। जो हर्षवर्धन है ये हरियाणा के थानेश्वर क्षेत्र के रहने वाले थे। इनकी बहन होती है जिनका नाम राजश्री मिलता है, ठीक है। ये जो है कन्नौज के शासक ग्रहवर्मन के साथ इनकी शादी हो जाती है, ठीक है। और शादी के कुछ ही दिन बाद राजश्री यानी जो हर्षवर्धन के बहनोई साहब थे इनकी हत्या होती है। मालवा के शासक एक होते हैं, और मालवा के शासक ने इनकी हत्या कर दी, ठीक है। और मालवा के शासक हत्या करते हैं तो फिर इनके बड़े भाई यहाँ पर आते हैं शासन करने के लिए, और इनके बड़े भाई की भी जो हत्या होती है वो एक बंगाल का गौड़ शासक हुआ करता था शशांक, जिसने जो बौद्ध गया का बोधि वृक्ष है उसको कटवाने का काम उसी शशांक ने किया था। शशांक ने राजवर्धन की हत्या कर दी और कन्नौज पे कब्जा कर लिया। तो अपने भाई और बहनोई का बदला लेने के लिए थानेश्वर से हर्षवर्धन आते हैं और शशांक की हत्या करते हैं, कन्नौज पर विजय हासिल करते हैं और अपनी बहन से अनुमति लेते हैं और अपनी जो राजधानी है वो कन्नौज को बनाने का काम करते हैं। और एक समय था हर्षवर्धन का जो दक्षिण भारत के सबसे बड़े राजा और सबसे प्रतापी राजाओं में इनकी गिनती हुआ करती थी, ठीक है। तो मैं एक शब्द में अगर कहूं तो जो ये कन्नौज था ये वीरों की भूमि हुआ करती थी, जहां पर कभी यानी कि यहाँ पर चाहे वो सल्तनत काल रहा हो चाहे प्राचीन इतिहास रहा हो, यहाँ पर कभी युद्ध बंद ही नहीं हुआ। कन्नौज को लेकर हमेशा युद्ध छिड़ा ही रहता था। कन्नौज के ही एक पास पड़ता है बिठूर। बिठूर में एक भव्य मेला लगता था, ये प्राचीन काल से ही। गंगा स्नान के लिए लोग आते थे, बड़े बड़े राजा आते थे यहाँ पर, अपने अपने तंबू गाड़ते थे, और यहाँ पे हर साल गंगा स्नान में यहाँ पर लड़ाइयाँ होती थी, हजारों की संख्या में यहाँ जाने जाते थे, लाशें गिरती थी, ठीक है। तो याद रखेंगे बिठूर जो था वो भी कन्नौज के क्षेत्र में आया करता था। ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे। और यहाँ से बहुत सारे युवराज और बहुत सारे राजकुमारियों की जो है चोरी भी होती थी। गंगा स्नान करने आते थे, यहीं से उनको जो है किडनैप कर लिया जाता था, ठीक है, यहीं से इनको अगवा करके यहाँ से लेकर चले जाते थे। और इन्हीं चीजों को लेकर यहाँ पर हमेशा इतिहास में यहाँ पे लड़ाइयाँ होती रही हैं बिठूर में। तो इस सारी चीजों को आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। यह नगर जो है गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र में है, ये चीज याद रखेंगे, गंगा यमुना के दोआब क्षेत्र। आपको पता होना चाहिए गंगा यमुना का दोआब क्या होता है, यानी गंगा और यमुना के जो बीच की भूमि होती है उसे दोआब के नाम से जाने जाते हैं, ठीक है। गंगा यमुना दोआब क्षेत्र में था, इसलिए यहाँ का जो आर्थिक स्थिति थी वो काफी महत्वपूर्ण थी, यानी ठीक ठाक हुआ करती थी आर्थिक स्थिति, ठीक है। आइए आगे देखते हैं। हाँ, इसी स्थान पर हर्षवर्धन ने एक धर्म सांसद का आयोजन करवाया। हाँ, आप सभी को पता होना चाहिए होयनसांग जो था हर्षवर्धन के शासनकाल में आया था, एक चीनी यात्री था। एक बार इलाहाबाद में एक जो है बौद्ध
लोगों का एक मेला लगता है और यहाँ का जो अध्यक्ष बना देता है ये हर्षवर्धन इलाहाबाद में, ये ह्वेनसांग को बनाने का काम करता है। तो इलाहाबाद के ब्राह्मणों ने इसका जम के विरोध किया, इस वजह से हर्षवर्धन ने उसे हटाया और इसे कन्नौज लेकर आया और कन्नौज में एक धर्म संसद का जो है सम्मेलन आयोजन करता है और इस धर्म संसद का जो अध्यक्ष है वो ह्वेनसांग को बनाने का काम करता है। और इसी धर्म संसद को 5वीं बौद्ध संगीत का दर्जा भी दिया गया। आप लोग याद रखेंगे 4 बौद्ध संगीतियां तो आप पढ़ते ही पढ़ते हैं, या आप तो डायरेक्ट पूछे जाएंगे कि पहले बौद्ध संगीत कौन सी है और कहां पर हुई है, किसके शासनकाल में हुई है। लेकिन आपसे यदि ये पूछ ले कि बताइए 5वीं बौद्ध संगीत का दर्जा किसे दिया गया है, तो वह जो धर्म संसद का आयोजन हर्षवर्धन के द्वारा कराया गया था कन्नौज में, इसको 5वीं बौद्ध संगीत का दर्जा दिया गया था। और इसके अध्यक्ष कौन थे? ह्वेनसांग थे। ये चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। और विदेशी सफल आक्रमण, इन्हें भी याद रखेंगे। विदेशी सफल आक्रमण, ठीक है, 1818 ईस्वी में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया। आपको ये चीज एकदम नोट कर लेना, ठीक है। महमूद गजनवी जो था इसने 1018 में जो है कन्नौज पर आक्रमण किया, को लूट कर ले जाता है। और एक आंसर आप लोग और देंगे कि जो गजनवी था, महमूद गजनवी था, यह कहे का रहने वाला था और सबसे चर्चित आक्रमण इसका कौन सा था? इसका आंसर आप सभी लोग जरूर बताएंगे, ठीक है। तो इसे याद रखेंगे, 1018 में महमूद गजनवी ने कन्नौज पर आक्रमण किया और इसे लूटा। मोहम्मद गौरी जो आता है, मोहम्मद गौरी ने भी इसी क्षेत्र पर आक्रमण किया और यहाँ को लूटा। तो आप लोग बताएंगे कि जब मोहम्मद गौरी भारत में आया था, इस समय कन्नौज का कौन शासक हुआ करता था? आप सभी को पता होना चाहिए, उस समय कन्नौज के शासक जयचंद हुआ करते थे। जयचंद से जो है पृथ्वीराज चौहान या पृथ्वीराज तृतीय के नाम से जिन्हें जाना जाता है, कुछ मनमुटाव होता है कुछ चीजों को लेकर, कुछ विषयों को लेकर। तो ये कहते हैं ना कि आपस की लूट और बाहरी की, ठीक है, इसे याद रखेंगे, आपस की फूट बाहरी की लूट कहा जाता है, कहावत है, मुहावरा है। तो यहाँ पर दिल्ली के शासक पृथ्वीराज चौहान और कन्नौज के शासक जयचंद से कुछ चीजों को लेकर थोड़ा सा मनमुटाव हो जाता है, थोड़ा सा तनी तना हो जाता है। इसी का फायदा उठाता है मोहम्मद गौरी, वही मोहम्मद गौरी जिसे 1191 में पृथ्वीराज चौहान ने तराइन के प्रथम युद्ध में हरा दिया था। लेकिन जस्ट एक साल बाद 1192 में, ठीक है, जस्ट एक साल बाद 1192 में मोहम्मद गौरी जयचंद से सहायता लेता है और जयचंद यहाँ पर गौरी का सहयोग करते हैं और 1192 में पृथ्वीराज चौहान को गौरी हराने का काम करता है और दिल्ली पर कब्जा करता है। अब गौरी है, ये एक लुटेरा है, अगर इसने चौहान को नहीं छोड़ा तो क्या जयचंद को छोड़ेगा? और एक समय आता है 1194 का, इसे याद रखेंगे, 1194 का समय आता है और 1194 में जो है मोहम्मद गौरी ने एक युद्ध लड़ा, किससे? जो कन्नौज के शासक हुआ करते थे, जयचंद, ठीक है, इसे याद रखेंगे। 1194 में गौरी और जयचंद के बीच में एक युद्ध होता है और इस युद्ध को जो है चंदावर के युद्ध के नाम से जाना जाता है। और यहाँ पर जयचंद की पराजय होती है और गौरी जीतता है और कन्नौज को लूटने का काम करता है। तो ये सारी चीजें आप लोग याद रखेंगे, ठीक है। तो ये रहा है कन्नौज का इतिहास, ठीक है, और आप लोगों को समझ में आया होगा, ठीक है। और अच्छे से इसे तैयार करिएगा, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए हैं और इस बार भी पूछे जाएंगे, ठीक। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।